तो तुम्हारा स्वागत है रीड ऑफ हीलर के पार्ट 3 में। और ये वाला पार्ट भी काफी धमाकेदार होने वाला, और सबसे बड़ी चीज इसमें कई सारी बैटल्स होने वाली हैं एंड काफी ज्यादा इसमें ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यारे अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्योरगु अपने रिवेंज की तरफ चल रहा था। इसलिए सबसे पहले वो जाता है और हॉकाई को निपटाता है एंड फिर प्रिंसेस नॉन को पेल कर उसको भी चेंज करके एलन बनाकर उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि वो उसका भी यूज कर सके। एंड फिर उसके बाद वो ईव को कैलेड्रियस की पावर दिलवा देता है एंड उसकी मदद से फिर वो जाकर डीमन लॉर्ड को हराते हैं। लेकिन जब लास्ट में क्योरगु फिलोसोफर स्टोन उठाने के लिए जा रहा था तभी वहां आ जाता है बुलेट और वो उस पर अटैक करके उसे बेहोश करके खुद वो फिलोसोफर स्टोन ले जाता है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। रीड ऑफ हीलर पार्ट 3। हम देखते हैं जो क्योरगु था वो 3 दिन बेहोश होने के बाद होश में आता है एंड सब उसे देखकर काफी खुश थे। लेकिन क्योरगु काफी परेशान था क्योंकि उसे 3 दिन लग गए उठने में। अब जो बुलेट है उस पर फिलोसोफर स्टोन है एंड वो उसे देने जा रहा है किंग जोराल को। और अगर किंग को फिलोसोफर स्टोन मिल गया तो फिर वो उसे हरा नहीं पाएगा और इसीलिए अब वो वहां से निकलने की सोचता है। लेकिन तभी उसे याद आता है जो नई डीमन लॉर्ड बनी है ईव, उसे यहाँ पर अच्छे से रूल वगैरह करना होगा वरना यहाँ दोबारा बगावत हो सकती है। और इसीलिए फिर वो जाता है काल से मिलने, वही सेलेस्टियल रैबिट्स का लीडर, और वहां पर वो उसका एक डुप्लीकेट बॉडी भी ले जाता है और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी अपीयरेंस को भी चेंज कर दूंगा ताकि तुम्हें कोई पहचान भी ना पाए। अब काल पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए काल, मैं चाहता हूँ कि तुम ईव के साथ रहकर उसको डीमन लॉर्ड बनने में मदद करो और उसे सिखाओ कि कैसे लीड करना है सबको। सो एज अ एडवाइजर मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उसके साथ रहो ताकि उसे कोई भी डीथ्रोन ना कर पाए। वो कहता है ठीक है बट तुमने मेरे लिए इतना किया इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रैंड सन्स दो। अब हम देखते हैं जो उसकी बेटी थी वो भी क्योरगु को पसंद करती थी एंड देन उसके बाद फिर वो उसके साथ बिस्तर गर्म करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जोराल किंगडम, जहाँ एक अजीब सा पेड़ सा बन रखा था एंड वहाँ जो किंग जोराल था और वो इंतजार कर रहा था बुलेट का कि कब वो लाकर उसे फिलोसोफर स्टोन दे और उसके बाद वो इस पूरी दुनिया पर राज करे। अब इसके बाद हम वापस आते हैं और हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड की पहली मीटिंग होती है दूसरे टाइप के लोगों से, जहाँ सब कुछ सही जाता है और ईव भी अच्छे से लीड करना सीख रही थी। इसके बाद वो डीमन लॉर्ड के नेशन से उनके डीमन ड्रैगन्स ले आता है ताकि वो बुलेट से पहले जोराल किंगडम पहुंच सके। एंड वहां हम देखते हैं कि उसने काल की भी अपीयरेंस को चेंज करके उसे उसका एडवाइजर बना दिया था। अब वो निकलते हैं तो रास्ते में ही उनके बुरानी का शहर पड़ता है, जहां वो देखते हैं कि किंग जोराल ने अपनी इमोर्टल आर्मी भेजकर वहां सब कुछ तबाह करना चालू कर दी है। और ये देखकर क्योरगु को काफी गुस्सा आता है कि इस साले ने अपने सोल्जर्स भेजकर अपना रूल चालू भी कर दिया है। अब वो सीधा पहुंचते हैं जोराल किंगडम और सोल्जर्स पर अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी अंदर से एक फायर आता है जिसके एक ही अटैक से जो उनके डीमन ड्रैगन थे वो मर जाते हैं, जिसे देखकर क्योरगु भी हैरान हो जाता है। वो आगे बढ़ता है गुरेन और फ्रेया के साथ एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी लोकेशन पर लैंड हुए थे जिसमें एलन, कुरेहा और सेसुना थी। तभी हम देखते हैं कि कोई कुरेहा को टारगेट कर रहा था। अब हम क्योरगु की साइड देखते हैं तो वहां दीवार टूटती है और वहां से एक बंदा निकलता है जिसे देखकर क्योरगु कहता है ये तो 3 चैंपियंस हैं। अब जो 3 चैंपियंस थे वो एक्चुअली में हीरोज थे, जिसमें आते हैं एक्स, गन और तीसरा है स्पेयर। और अब वो ये भी समझ जाता है कि गन नहीं उसके ड्रैगन को शूट करके मारा था। और ये भी देखकर वो समझ जाता है कि जोराल ने इन्हें भी अपनी इमोर्टलिटी की पावर दे दी है और अब ये और भी ज्यादा गुना ताकतवर हो गए हैं। अब जो गन और स्पेयर थे उनसे लड़ रही थी कुरेहा वाली टीम और क्योरगु की टीम एक्स से लड़ रही थी। अब वो इतना तेज था कि क्योरगु भी उसकी स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था और वे उसे मार कर दूर पटक देता है और अपने हमले से उसे बुरी तरह घायल भी कर देता है। अब क्योरगु कहता है और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे अपना फाइनल ट्रम्प कार्ड भी यूज करना पड़ेगा जो एक्चुअली मैंने बुलेट के लिए बचा कर रखा था। और फिर वो अपनी टेक्निक का यूज करता है लिमिट ब्रेक, और ये टेक्निक इज मोर लाइक सुपर सीन, जिसमें इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। एंड देन उसके बाद ये उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसे चीर देता है एंड फिर करप्शन हील से उसे फाड़ देता है। अब जो गुरेन थी ना वो एक टेक्निक का यूज कर सकती थी जिसका नाम था प्योरिफिकेशन फायर, और जब वो इमोर्टल बॉडी पे वो यूज करती है तो इमोर्टल बॉडी तक जलकर खाक हो जाती है एंड इसीलिए एक बार में ही एक्स को भी वो खाक कर देती है। अब एक्स बस गायब हो ही रहा था और वो क्योरगु को बता के जाता है कि एक्चुअली में हमें जिसने ट्रिक करा वो किंग जोराल नहीं बल्कि कोई और थी, और वो थी द रॉयल
बस वो पूरा नाम ले ही नहीं पाता, तब तक वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गन और स्पेयर थे वो कोरिया की टीम को पेल देते हैं और कोरिया को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पहुंच जाते हैं क्योरगू की टीम और अब वो आगे बढ़ते हैं कोरिया को बचाने के लिए। अब आगे जाकर उन्हें एक बड़ा सा रूम दिखता है जो कि काफी अजीब था, जिसके ऊपर छत पर अंडे से लटक रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गन और स्पेयर हीरो थे और बाकी के इमोर्टल सोल्जर्स भी। अब बाकी के सब उन इमोर्टल सोल्जर्स से लड़ते हैं और क्योरू उन दोनों हीरोज से। अब क्योरू इन दोनों पर हमला कर रहा था, बट जैसे ही वो एक पर हमला करता तो दूसरा उसे पीछे से डिफेंड कर लेता। अब क्योरू समझ गया था कि वो इन्हें ऐसे नहीं मार पाएगा, एक एक करके ही उन्हें मारना पड़ेगा। इसलिए फिर एलन जो थी वो दिमाग लगाती है और फ्रेया से कहकर वो जो स्पेयर हीरो थी उस पर फ्रीज मैजिक करके उसके पैर जमा देती है। अब क्योरू जाता है और अपना करप्शन हील गन हीरो पर कर देता है। फिर उसकी बॉडी का यूज करते हुए उसी के हाथों शूट करवा के स्पेयर हीरो के चीथड़े उड़ा देता है। एंड फिर गुरेन अपनी प्यूरिफिकेशन फ्लेम से उन दोनों को खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि ऊपर से एक अंडे में से निकलती है कोरेहा और उसके छाती पर एक बड़ी सी डीमन आई बनी हुई थी और वो समझ जाते हैं कि जुराल ने इसे भी इमोर्टल डीमन की पावर दे दी है और अब वो कई गुना ताकतवर हो गई थी और वो पूरी की पूरी किंग के कंट्रोल में थी और इसीलिए अब किंग उसका यूज करके उन पर हमला करवा देता है और वो एक ही हमले में क्योरू को छोड़कर उन सबको चीर देती है। एंड देन फिर वो गुरेन को मारने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी बीच में आकर क्योरू उसे बचा लेता है और फिर सबको पीछे हटने के लिए कहता है कि तुम इसके मैच के नहीं हो और क्योरू फिर उससे अकेले लड़ता है। अब लिमिट ब्रेक के बाद भी क्योरू सिर्फ उसे टक्कर दे पा रहा था और क्योरू चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन उसे मारना नहीं था, इसलिए वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुरेहा भी इतनी ताकतवर थी कि अगर क्योरू ने थोड़ा सा भी अपना ध्यान इधर उधर किया तो वो उसे मार देगी। अब क्योरू को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे वो कैसे खत्म करे। उसे ये तो पता चल गया था कि इसे होश में लाने के लिए उस आई को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करे बिना उस आई को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हम। अब उस पर और कोई चारा नहीं बचता और वो प्लान बनाता है और अपनी तलवार को साइड में फेंक देता है और कुरेहा को अपने पास बुलाता है। अब वो आती है और हमला करके वो उसके आधे कंधे को काट देती है। अब जैसे ही वो क्लोज आ जाती है तो क्योरू उसका हाथ पकड़ लेता है और गुरेन से कहता है अब अपनी प्योरिफिकेशन फ्लेम का यूज करो मुझ पर। अब वो भी हैरान हो जाती है कि ये क्यों करवा रहे हैं, इसके साथ तो ये भी मारे जाएंगे, लेकिन वो उस पर भरोसा करती है और वो यूज कर देती है वो फ्लेम। अब वो दोनों जल रहे थे। अब क्योरू क्या करता है कि उसी के साथ वो अपने आप को और कुरेहा को दोनों को हील करता है जलते हुए। अब ये काफी दर्दनाक तरीका था, लेकिन इससे वो जलते हुए कुरेहा को हील भी कर देता है और वो आंख जलकर भस्म भी हो जाती है और काफी तकलीफ के बाद वो कुरेहा को बचा लेता है। अब इस टेक्निक में इसका काफी ज्यादा मैजिक जो था वो यूज हो गया था और अब इसका फायदा उठाता है और किंग जुराल अब उन्हें अंदर बुलाता है अपने पास। तभी हम देखते थे कि गुरेन जो थी उसने भी काफी मैजिक यूज कर लिया था, इसलिए वो वापस अपने फॉक्स वाले रूप में आ जाती है और तभी वो क्योरू को एक छोटा सा मैजिक बॉल ला कर देती है। क्योरू कहता है ये तो डिवाइन आर्मामेंट है जिनसे ये हीरोज के वेपन्स बनते हैं। गुरेन बताती है कि उसे ये स्पेयर हीरो जब मर गई थी उसके पास मिला। अब ये डिवाइन आर्मामेंट वो फ्रेया को देता है और फ्रेया जब फोकस करती है तो उसके बाद वो एक मैजिक स्पेक्चर बना लेती है जैसे कि उसकी पिछली लाइफ में था और अब इस स्पेक्चर को पाने के बाद वो भी मैजिक हीरो बन गई थी और कई ज्यादा पावरफुल भी हो गई थी। एंड अब इसके बाद हम अंदर देखते हैं तो वहाँ जो किंग जुराल था वो रिया रेजा के साथ था, वही डीमन वुमन, और वो डीमन अपने मुंह से किंग जुराल के मुंह में कुछ डाल देती है और उसके बाद वो और पावरफुल हो जाता है। एंड देन उसके बाद वो डीमन वुमन उसे गुड लक कहकर वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि क्योरू और उसकी टीम वहां आते हैं और अब इनकी बैटल स्टार्ट होती है, लेकिन तभी वहां पर क्योरू को एक चीज रियलाइज होती है कि इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी बुलेट यहाँ इसके पास नहीं आया फिलोसोफर स्टोन लेकर, यानी कि उसका शुरू से ये प्लान ही नहीं था कि वो किंग जुराल को फिलोसोफर स्टोन दे, वो शायद अपने लिए फिलोसोफर स्टोन यूज करेगा। यानी कि एक्चुअली में बुलेट का यही प्लान था कि मैं यहाँ आकर किंग जुराल को मारूं, क्योंकि उसके रास्ते में भी यही एक कांटा है। यानी कि अभी तक मैं सब कुछ बुलेट के प्लान के हिसाब से कर रहा था। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, बट कोई बात नहीं, वैसे भी किंग जुराल को मारना ही था मुझे, उसके बाद फिर उसे मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जो फ्रेया की झड़ी थी उसका यूज करके वो उस पर मैजिक अटैक करती है जो कि काफी ताकतवर लेवल पर था। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं जो किंग था उसे 1 घंटा कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता और वो फिर अपनी और ज्यादा पावर बढ़ाता है और उसकी अपीयरेंस वगैरह सब चेंज हो जाती है और उसकी पावर लेवल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो अब काफी खूंखार हो गया था, उसके माथे पर एक बड़ी सी आंख आ गई थी और एक बड़ा सा मुंह उसके पेट पर। अब क्योरू उस पर हमला करने के लिए जाता है लेकिन उसका मैजिक काफी लो था
कुरिया को बचाने के चक्कर में, और फिर वो उसे आराम से पकड़कर उसके अंदर अपना टेंटिकल घुसेड़ देता है ताकि वो उसे भी अपनी इमोर्टल आर्मी में शामिल कर सके और उठाकर उसे साइड में फेंक देता है। अब इसके बाद जो केरू था वो पड़ा रहता है, लेकिन जो फ्रेया थी वो समझ जाती है केरू को अभी थोड़ा टाइम चाहिए हील करने के लिए अपने आप को, और मुझे उसे टाइम दिलवाना होगा, और इसीलिए अब फ्रेया अकेले किंग जोराल से लड़ती है। और वो अपने मैजिक से उससे धड़ाधड़ लड़ रही थी। बाकी भी लड़कियां फिर खड़ी हो जाती है और उसका साथ देती है उसे मारने में। उस पर अटैक करके फ्रेया उसके चीथड़े भी उड़ाती है, लेकिन वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उससे लड़ते रहते हैं अपनी आखिरी दम तक। लेकिन फिर जो किंग था फिर वो अपने एक ही हमले से उन सबको पेल देता है, एंड फिर फ्रेया अपनी पूरी पावर का यूज करके अपना सबसे पावरफुल अटैक करती है, जिसमें वो अर्थ, फायर एंड विंड तीनों एलिमेंट्स को जोड़कर काफी लार्ज अटैक उस पर करती है और एक पूरा स्टॉर्म सा बनाकर उस पर छोड़ती है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन उस पर इमोर्टलिटी की पावर थी, इसलिए वो फिर से रिवाइव होने लगता है धीमे धीमे, और वो सब जो थे उनकी ताकत तो एकदम खत्म हो चुकी थी और वो बुरी तरह थक गए थे, और अब सिर्फ बची हुई थी गुरेन, जिसे किंग पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं क्योर्गु को, जो अंदर अपने दिमाग में उस इमोर्टलिटी पावर से लड़ रहा था, वो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में, और तभी पीछे से जो बुलेट था उस पर हमला करने के लिए आता है। एंड देन उसके बाद जब वो भागता है, उसके बाद वो एक नदी के अंदर डूबने लगता है, और नीचे से वो जो इमोर्टलिटी पावर थी वो उसे पकड़कर खींचने लगती है, और अब वो उसे अपने अंदर पूरा खींचती। लेकिन तभी जो क्योर्गु था उसे अपना रिवेंज याद आ जाता है, और वो अपनी जिद और विल से छूट कर बाहर निकल आता है, और फिर वो एक अटैक करता है जो था प्योरिफिकेशन हील, और उसे वो यूज करके उसे खत्म कर देता है। यानी कि अब ये भी प्योरिफिकेशन पावर यूज कर सकता है जैसे गुरेन कर रही थी। अब बाहर हम देखते हैं तो जोराल ने उसके सारे साथियों को पकड़ लिया था और उल्टा लटका रखा था। तभी हम देखते हैं कि वहां आता है क्योर्गु होश में। अब किंग जोराल तो फुल कॉन्फिडेंस में था कि वो तो इसे मार ही देगा, इसलिए वो आता है उस पर खुला हमला करने के लिए। अब क्योर्गु उस पर करप्शन हील का यूज करता है और उसके साथ साथ वो प्योरिफिकेशन पावर का भी यूज करता है, जिसकी मदद से एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, एंड उससे किंग जोराल वापस इंसान बन जाता है, एंड सब के सब जने जो भी थे वो भी हील हो जाते हैं। अब क्योर्गु बताता है रीजन कि क्योंकि गुरेन का अंडा एक्चुअली में जो दिया था कैलेड्रिस ने दिया था, तो ये उन्हीं की स्पीशीज है, तो इसीलिए ये वो प्योरिफिकेशन पावर यूज कर सकता है, जिसे इमोर्टल को भी मार सकते हैं। एंड क्योंकि एक तरह से गुरेन मेरा ही बच्चा है, क्योंकि ये मेरे मैजिक से हैच हुआ है, तो इसलिए मेरे पास भी प्योरिफिकेशन हील की पावर आ गई। अब जो किंग था वो भीख मांगने लगता है क्योरू से कि मेरे को तो डीमन ने करप्ट कर दिया था अपनी पावर से, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब क्योरू कहता है, अब पागल मत बना, मुझे पता है कि तूने ही प्रिंसेस नॉर्न को भेजा था उन डीमंस को भड़वाने के लिए, क्योंकि डीमंस को मार कर तुझे दूसरे किंगडम के लोग पैसे देते हैं सिर्फ पावर और दौलत के लिए। तूने बहुत लोगों को मरवाया है और अब तेरी बारी है, और तेरे से बदला लेने के लिए तो मैं एकदम बड़ी ग्रैंड पार्टी रखवाऊंगा। अब किंग जोराल के डिफीट होने के बाद जो उसकी पूरी इमोर्टल आर्मी थी वो भी खत्म हो जाती है, और जो दूसरी सिटी में आतंक मचा हुआ था वो सब का सब सही हो जाता है। अब क्योंकि जोराल किंगडम का किंग डीथ्रोन हो गया था, तो अब उस किंगडम का एक नया उन्हें रूलर चाहिए था, तो इसलिए क्योर्गु पता क्या करता है, जो फ्रिया थी उसे ही प्रिंसेस फ्रेया बना देता है, एंड फिर वो वहां पर कैसल में सारे लोगों को बुलाता है, और नीचे वो एक पोशन रखवा देता है उन सारे लोगों के पास, जिसे सूंघने के बाद अब जो भी बात फ्रेया बोलेगी वो सब के सब उसे सच मानेंगे। अब फ्रेया उनके सामने आती है और दिखाती है कि उसने किंग जोराल को पकड़ लिया है, इसी ने आपको कितने सालों से परेशान कर रखा था, और मैंने अब इनका आतंक खत्म कर दिया है, और अब मैं आपकी नई रूलर हूँ। और वो सब के सब उसे एज अ नया रूलर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अब वो सब चिल्ला रहे थे कि इस किंग जोराल को मारो। अब किंग जोराल उन सब से भी भीख मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और फिर वो जाकर अपनी बेटी से भी कहता है, लेकिन वो तो फ्रेया थी ही नहीं असलियत में, इसलिए उसे वो लात मारकर साइड कर देती है। अब इसके बाद उसे और ह्यूमिलेट करने के लिए जो केरू था वो जाता है और फ्रेया को यानी कि उसकी बेटी को उसी के सामने टच करने लगता है, और उसके सामने ये सब करके वो उसे और भी ज्यादा ह्यूमिलेट करे जा रहा था, और उसे ये बताना चाह रहा था कि तेरा किंगडम भी अब मेरा और तेरी बेटी भी। और फिर वो उसके बाद फ्रेया को चाकू दे देता है, जो कि वो किंग जोराल के सीने में घुसेड़ देती है, और उसके बाद वो उसे उठाकर नीचे फेंक देते हैं लोगों के पास, जिसके बाद लोग आकर उसकी पूरी बॉडी को चीर देते हैं। अब ऊपर हम देखते हैं जो केरू था वो जश्न मना रहा था फ्रेया को शॉट देते हुए बैक पर, मतलब देख रहे वाला शॉट, मतलब नीचे उसका बाप मारा पड़ा हुआ है और ऊपर वो उसकी लड़की को, और अब आखिरी शिकार रह गया था बुलेट। अब 10 दिन के बाद हम देखते हैं जो केरू था वो पास के शहरों में जैसे कि बुरानिका और
रेटलीटा वहाँ जो तबाही हुई थी वो वहाँ पर मरम्मत करवा रहा था। अब रेटलीटा शहर में ही वो फिर से मिलता है उसी मर्चेंट से जिससे वो शुरू में मिला था और जिससे उसने पोषण का धंधा भी करा था। अब उसे वो पैसे देता है और उससे वो इन्फॉर्मेशन लेता है बुलेट की। वो उसे बताता है कि मेरे एक आदमी जो था वो बुलेट से मिलने के लिए उसके चर्च गया था, वो तो वहाँ पर नहीं मिला, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक बेसमेंट दिखता है जिसके अंदर वो जब वो जाकर देखता है तो उसके एक रूम था। अब जैसे ही वो उसके रूम में देखता है तो उसकी फटके 4 हो जाती है क्योंकि वहाँ कई सारे बच्चे थे जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। अब ये सुनकर क्योरू के हाथ कांप जाते हैं कि ये साला कितना हरामी है और उसने पता नहीं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कितने बच्चों की जिंदगी खराब करी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं एक बटलर को जो जिसे एक्चुअली में डेनेलिटा शहर के ही मेयर ने भेजा था। अब वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और हम देखते हैं कि फिर मेयर आकर क्योरू से मिलता है। अब उसकी बातचीत होती है उससे और वो बातचीत में ही उसे बताता है कि जो बुलेट है वो एक्चुअली में ग्रांस बैक एम्पायर गया हुआ है और हम वहाँ देखते हैं तो वो एक्चुअली में वहाँ बुलेट उसके एम्परर से डील कर रहा था कि मैं आपको इस पूरे देश का रूलर बना दूंगा और अपने साथ वो 2 हीरोज को भी ले जाता है। वो कहता है कि बस आपको जुराल कैसल हथियाना है। तो एक तरह से वो उस एम्परर का यूज करके जुराल किंगडम पर हमला करवाने वाला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्योरको को एक और रिपोर्ट पता चलती है कि जो ईव थी अपनी डीमन लॉर्ड, वहाँ उनकी डीमन सिटी में कुछ सही नहीं चल रहा था और ईव के खिलाफ भी कुछ बगावत हो रही थी, इसलिए अब वो वहाँ के लिए निकलता है। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड देन फिर हम बुलेट पर फोकस करेंगे। उधर हम देखते हैं तो मीटिंग में ईव बात कर रही थी और अपने पॉइंट्स रख रही थी कि हम डीमंस और ह्यूमंस को दोनों को साथ में होकर एक ट्रीटी बनानी चाहिए और शांति से रहना चाहिए। बट उनमें से जो कुछ बंदे थे जैसे कि एक पैंथर और कैट ट्राइब के बंदे वो कहते हैं कि स्ट्रेंथ दिखाना उनके ट्रेडिशन में है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी डीमन होने की पहचान ही चली जाएगी। और अब ईव की जो ये पीस वाली ट्रीटी थी इससे सब लोग डिसएग्री कर रहे थे। एंड अब हम देखते हैं कि वहां पहुंचता है फिर क्योरू और उससे मिलता है। उसके बाद कार्ल और ईव उसे सब कुछ बताते हैं कि वहां पर क्या कंडीशन चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईव के साथ ये शहर में घूम रहे थे तभी एक शख्स आता है और ईव के पेट में चाकू मारकर भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये शख्स जाता है एक केव के अंदर जहां पर वो पैंथर ट्राइब और कैट ट्राइब के लीडर थे और उन्हें एक्चुअली में ईव का खून चाहिए था क्योंकि सामने जो ये एक मॉन्स्टर सा स्टैचू बना हुआ है इसे ये एक्टिवेट करना चाहते थे और इसे सिर्फ करंट डीमन लॉर्ड के खून से ही एक्टिवेट कर सकते थे। ये लोग ये सोच रहे थे कि इसे एक्टिवेट करके इसका यूज करके हम करंट डीमन लॉर्ड को मारकर खुद डीमन लॉर्ड बन जाएंगे क्योंकि उसकी जो चीजें हैं वो उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर क्योरू और बाकी के बंदे आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब उनकी जो आर्मी थी उन्हें तो वो चुटकियों में खत्म कर देते हैं एंड अब क्योरू उन दोनों को मारने वाला ही होता है तभी वो उस मॉन्स्टर को एक्टिवेट कर देते हैं और अब वो दोनों उसके ऊपर बैठकर उसे राइड कर रहे थे और उससे हमला करवा के शहर को तबाह करने लगते हैं। अब क्योरू ऊपर जाकर उन दोनों को हमला करके खत्म करने वाला होता है लेकिन तभी ईव बीच में आ जाती है और कहती है कि नहीं इन्हें मारो मत। क्योरू कहता है और कोई रास्ता नहीं है, अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो ये दोबारा आकर तुम्हारी बगावत करेंगे और तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। ईव कहती है लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं चाहती कि अब और खून बहे, मैं यहाँ की डीमन लॉर्ड हूँ और मैं फैसला करूंगी कि इस शहर में क्या होगा। अब क्योरू ये सुनकर खुश हो जाता है कि फाइनली ये बच्ची डीमन लॉर्ड बन गई एंड देन फिर वो जाकर अटैक करता है सीधे उस मॉन्स्टर पर और करप्शन हील से उसे खत्म कर देता है। उसके बाद वो पैंथर और कैट को दोनों को जेल हो जाती है एंड फिर वो उसके बाद ईव के साथ वो रात बिताता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जो क्योरू था उसने गुरेन के साथ आज तक कुछ नहीं किया था, इसलिए अब जब वो फीमेल फॉर्म में थी तब वो उसे बजा देता है। अब इसकी थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि गुरेन के पेट में दर्द होने लगता है और फिर उसके अंदर से एक मैजिक पत्थर सा निकलता है। क्योरू कहता है ये तो मैजिक ओर है, इसी मेटल से तो हीरोज के वेपन्स बनते हैं एंड ये मेटल काफी ज्यादा ताकतवर है। यानी कि उन्हें ये पता चल गया था कि शायद हीरो का फ्लूइड और गुरेन की बॉडी जो कि एक्चुअली में क्लेड्रियस की स्पीशीज थी, लिटरली या गॉड स्पीशीज, उन दोनों की पावर को मिक्स करके आई थिंक ये पत्थर निकला है। अब से सुना कहती कि इस पत्थर से मेरे लिए एक वेपन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर सब हीरो एंड सब पर वेपन है, मुझे भी एक वेपन चाहिए, उससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। अब ये आइडिया क्योरू को काफी सही लगता है और इसलिए फिर वो निकलते हैं कारावान के लिए जो कि शहर था ब्लैक स्मिथ्स का जहाँ पर ये सारी चीजें बनती है और उसी शहर के पास ही ग्रासबैक एम्पायर का बॉर्डर भी था। तो क्योरू सोचता है कि वहां जाने के बहाने हम बुलेट की इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेंगे और ये पहुंचते हैं कैरावान अपना वेपन बनवाने के लिए। तो ये बाकी सबको तो भेज देता है
उस वेपन को बनवाने के लिए और खुद केरू अकेले निकलता है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। वो एक दुकान पे पहुंचता है और वहां उसे अपना गोल्ड नाइफ दिखाता है। अब वो दुकानदार इंटरेस्टेड होता है, उसे अंदर बुलाता है और उसे वो चाय देता है पीने के लिए। बट केरू को पहले ही पता चल जाता है कि इसने इसमें पैरालाइजिंग पॉइजन मिला रखा है। अब वो समझ जाता है ये मेरे को बेहोश करना चाह रहा है। अब केरू समझ जाता है कि ये बंदा उस ग्रैंड बैक एम्पायर का ही कोई बंदा है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि ग्रैंड बैक किंगडम को कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ आऊंगा। ये सिर्फ एक ही बंदा बता सकता है उन्हें, बुलेट। अब इसके बाद वो बुलेट के प्लान के हिसाब से ही चलता है और चाय पी लेता है और फिर वो उसे पैसे देता है और बोलता है इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। फिर वो उसे बताता है कि बुलेट जो है वो 2 हीरोज को लेकर ग्रैंड बैक के एम्पायर के पास आया था और अब वो जोराल कैसल पर हमला करने वाले हैं उनकी आर्मी के साथ। अब उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वो एक्टिंग करता है पैरालाइज होने की। उसके बाद वहाँ सोल्जर्स आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो हम देखते हैं कि वहाँ ग्रैंड बैक के किंगडम का मेजर आकर उसमें बचाता है और उसे पूछ रहा था कि तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ पर है। लेकिन वो उन्हें तो कुछ नहीं पता था, लेकिन उनसे और इन्फॉर्मेशन निकलवाता है अपने आप को पिटवा कर। और फिर उसके बाद वो आजाद हो जाता है और उन सबको मारता है सही से। एंड देन उसके बाद वो उन सबको लड़कियों में ट्रांसफॉर्म करके उन सबको पेल देता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन क्योर्गो जो था वो सेत्सुना के साथ इंटीमेट हो रहा था और हम देखते हैं कि सेत्सुना का वेपन बन गया था जो कि बिल्कुल एक ग्लव जैसा था, लेकिन उसके अंदर से 3 नाखून से निकलते थे जैसे वुल्वरीन के थे। अब जो सेत्सुना थी वो क्योरू को कर रही थी ब्लो, तभी उसका जो वेपन था वो एक्टिवेट हो जाता और जो क्योरू का हथियार था वो कट कर अलग हो जाता है। लेकिन वो हीलर था तो जल्दी से वो उठाकर उसे अटैच करके हील कर लेता है। बट यार ये सीन देखकर ना मुझे थोड़ा सा ऐसा मिर्जापुर सीजन 1 की एंड याद आ गया। अब हम देखते हैं कि वो शहर से निकल रहे थे तभी बुलेट और उसके आदमी वहां आकर उन्हें घेर लेते हैं। अब बुलेट अपने आदमियों को भेजता है उन पर हमला करने के लिए और वो खुद क्योरू से लड़ता है। वो क्योरू पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। अब क्योरू जब उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में एक बच्चा था जिसके मुंह के अंदर वो कुछ डालता है एंड उसे इमोर्टल बना देता है, यानी कि ये भी अपनी पावर से किसी को भी इमोर्टल बना सकता है। एंड देन उसके बाद वो उस बच्चे का सर अपने हाथ से कुचल देता है और कहता है इमोर्टल तो मैं किसी को भी बना सकता हूँ, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारी तरह कभी नहीं बन पाएंगे क्योरू। एंड फिर वो उस पर भागते हुए आता है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम साइड में देखते हैं तो फ्रेया अपनी मैजिक से एक बड़ा तगड़ा अटैक उस पर करती है, लेकिन जो बुलेट था उसे भी कुछ नहीं होता एंड वो फ्रेया को अपनी बुलेट से डैमेज कर देता है। अब क्योरू भी अपनी लिमिट ब्रेक पावर का यूज करता है और उस पर हमला करता है। और यहाँ हम देखते हैं तो सेत्सुना भी अपने न्यू वेपन से सबको चीर रही थी। बट फिर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल सोल्जर्स थे, वो सारे बच्चे भी, तो वो बार बार जिंदा हो रहे थे। इसलिए फिर सेत्सुना अपनी फ्रीजिंग पावर से उन सबको जमाने लगती है। अब क्योरू जाता है और उसकी छाती पर हाथ मारकर बुलेट पर करप्शन हील का यूज करता है, लेकिन उस पर उसका कुछ असर नहीं होता और ये देखकर क्योरू की फट जाती है। अब इसके बाद बुलेट वहां से जा रहा था और वहां से वो निकल ही रहा था और उसे कहते हुए जाता है कि अब जोराल कैसल पर मेरे दोनों हीरोज ग्रैस बैक सोल्जर्स के साथ पहुंच रहे हैं उसे हथियाने के लिए और अब तुम यहाँ पर हो तो उन्हें कौन रोकेगा। और फिर वो वहां से चला जाता है। अब क्योरू देखता है तो बुलेट ने उसके डीमन ड्रैगन्स को मार दिया था ताकि वो उसके दोनों हीरो से पहले जोराल कैसल ना पहुंच जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी वो अपना दिमाग दौड़ाता है और वो याद करता है कि उसने कितने सारे लोगों को हील करा था और उसी में से एक आर्किटेक्ट भी था। और फिर वो उसका एक्सपीरियंस यूज करके एक जेट सा बनाता है जिसे फिर फ्रेया जो थी उसे अपने मैजिक से चला रही थी। अब देखते हैं जो जोराल किंगडम में जो थी वो सिर्फ एलन वो वहां पर छोड़कर गया था ताकि वो वहां पर सब कुछ संभाल ले अपने दिमाग से। अब जो एलन थी उसे पता चल जाता है कि वो अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो वो पूरे अपने सोल्जर्स को भेज देती है वहां पर भी अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि क्योरू भी वहां पहुंच जाता है एंड फिर एलन क्योरू को अपना सारा प्लान बताती है कि कैसे वो उन सोल्जर्स को मार सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इधर 2 हीरोज जो थे वो थे एक हैमर हीरो और एक थी वाइप हीरो। अब उनसे लड़ने के लिए पहले कुरेहा और सेत्सुना को क्योरू भेज देता है और वो दोनों थोड़ा बहुत लड़ते हैं एंड देन उसके बाद वो जोराल आर्मी के साथ पीछे को भागने लगते हैं। अब वो सब भी सोचते हैं साले कैसे ये कायर से हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। अब थोड़ी देर भागने के बाद जो क्योरू था वो कहता है बस हमारा प्लान काम कर गया। हम देखते हैं कि उन्होंने उन्हें एक जगह पर फंसा लिया था। साइड में दोनों तरफ पहाड़ जैसी दीवारें थी और इसीलिए फिर वो फ्रेया को कहता है हमला करने के लिए एंड फिर फ्रेया अपनी मैजिक पावर का यूज करके एक ही लाइन में उनकी पूरी आर्मी को
चला देती है और बेचारों के पास इधर उधर भागने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो वो दोनों हीरोज थे उन्होंने अपने ही सोल्जर्स को शील्ड बनाकर वो अपने आप को जिंदा बचा लेते हैं। केयरगू आता है उस हैमर हीरो से लड़ने के लिए और बाकी की लड़कियां उस विप हीरो से लड़ते हैं। अब जो हैमर हीरो था वो अपना हैमर ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर लेता है और उस पर हमला करता है और उसका हमला इतना खतरनाक था कि पूरी पूरी जमीन कई यार्ड तक हिल जाती है। हम देखते हैं जो लड़कियां थी वो एक साथ हमला करके विप हीरो को पेल देती है और वो अब हैमर से मदद मांग रही थी। अब जो हैमर था वो उसे उठाकर शील्ड की तरह यूज कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्योरू एक दिमाग लगाता है और अपना करप्शन हील वो एक्चुअली में लगाता तो हाथ विप हीरो पर ही है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होकर सीधा हैमर पर जाता है और हैमर खत्म हो जाता है। और उसके बाद क्योरू विप को घायल छोड़ देता है वापस जाने के लिए ताकि वो अपनी हार की खबर बुलेट तक पहुंचा सके। हम देखते हैं कि ग्रैंड्सबैक के किंगडम में ही उनकी मीटिंग रखी जाती है। सारे किंगडम्स के रूलर्स थे। अमेरिटा किंगडम से किंग गैस्टा, ऑथरल किंगडम से किंग हेकरा, जोराल किंगडम से क्वीन फ्रेया एंड ग्रैंड्सबैक एम्पायर से एम्परर इग्नेटियस। अब इनका डिस्कशन होता है। फ्रेया कहती है कि अब हमें पीस बनानी है, ना कि किसी से लड़ाई करनी है, और मैं चाहती हूँ कि ये वॉर वगैरह खत्म हो। ग्रैंड्सबैक के एम्परर ने हम पर हमला किया और हमने उन्हें हरा दिया। मैं इस चीज को भी नजरअंदाज करती हूँ, बट इन्हें वादा करना होगा बस हमें तुम लोग बुलेट दे दो और बस ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब ऐसी इनके बीच काफी बहस होती है और तभी एंट्री होती है बुलेट की। वो कहता है तुम सब तो मेरे बारे में बात कर रहे हो, तो सोचा मैं खुद ही क्यों ना आ जाऊं यहाँ पर। अब इसके बाद बुलेट कहता है कि क्वीन फ्रेया तो कह रही है कि उन्हें पीस करना है, बट मुझे लगता है कि ये भी अपने पापा किंग जोराल की तरह ही आगे बनेंगी। फिर वो उन्हें एक पिक्चर दिखाता है जिसमें क्योरू और ईव एक साथ थे। वो कहता है कि क्योरू और डीमन लॉर्ड ईव एक दूसरे से प्यार करते हैं और ऐसा हो सकता है कि डीमन लॉर्ड क्योरू को बाद में मैनिपुलेट करके उसे ह्यूमंस के खिलाफ कर दे और फिर पूरा जोराल किंगडम भी फिर से ह्यूमन के खिलाफ हो सकता है। अब क्योरू कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट हमारा प्यार फेक नहीं है कि हम तो एक दूसरे को मैनिपुलेट करें, और मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी ना तो ह्यूमंस और ना ही डीमंस की तरफ जाऊंगा, मैं हमेशा न्यूट्रल रहूंगा। अब इसकी बातें सुनकर किंग ग्रेटा एंड किंग हेकरा दोनों इससे एग्री करते हैं और जोराल किंगडम को अपना सपोर्ट देने के लिए हाँ करते थे। बुलेट कहता है वैसे मुझे पता था कि तुम इन्हें अपनी तरफ कर ही लोगे क्योरू। क्योरू कहता है तो अब क्या करोगे बुलेट, दोबारा भागना है? वो कहता है नहीं। एंड तभी वहां पर बुलेट एक धमाका करा था। ग्रैंडबेच का एम्परर कहता है बुलेट क्या तुम पागल हो गए हो, अभी मैं भी मारा जाता। बुलेट कहता है इतना साथ देने के लिए थैंक यू, बट नाउ लेट्स द पार्टी बिगिन। और तभी हम देखते हैं कि वो एम्परर और उसके साथ जो सोल्जर्स थे वो सब के सब इमोर्टल बीइंग्स बन जाते हैं, यानी कि बुलेट ने पहले से ही उन्हें यह बना दिया था और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब इन्हें यूज करे। अब वहां पर बैटल स्टार्ट होती है और फिर से क्योरू आकर उस पर करप्शन हील का यूज करता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। और अब क्योरू को समझ में आता है कि उसने जो ये आर्मर पहन रखा है ना, ये एक्चुअली मैजिक ओर से बना है, इसलिए उसका मैजिक उस पर काम नहीं कर रहा था। अब क्योरू ने भी एक सेत्सुना का हॉली वेपन पहन रखा था जो कि हॉली आर्मरेंट से बना था, और इसीलिए फिर वो उससे पंच मारकर उसका जो आर्मर था उसे तोड़ देता है और फिर जाकर अपना करप्शन हील उस पर यूज करता है, लेकिन इसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं होता। एंड फिर वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि बुलेट ने जो फिलोसोफर स्टोन था वो अपनी बॉडी के अंदर अटैच कर लिया था, और फिर वो थोड़ा सा अपनी पावर्स को फ्लेक्स करके उसे दिखाता है और अपने मुंह को ही शूट करके उड़ा देता है। और फिर वो देखता है कि वो 1 सेकंड के अंदर ही दोबारा रीजनरेट हो जाता है, और वो साफ साफ उसे ये बता रहा था कि अब तेरा कोई भी मैजिक मुझे नहीं हरा पाएगा, और बस एक बार मैं इस फिलोसोफर स्टोन को अपनी बॉडी में खोल लूं, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा और कोई भी मुझे कभी मार नहीं पाएगा। और अब क्योरू समझ गया था कि अब वो इसे नहीं हरा पाएगा, और फिर वो समझदारी दिखाते हैं और सबके सब वहां से अपने आप को बचा कर निकल जाते हैं। और अब क्योरू को काफी गुस्सा आ रहा था कि साला अब वो उसे नहीं हरा पाएगा। अब इसके बाद क्योरू कुछ दिन तक डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि बुलेट को हराने का बस एक ही तरीका है, दूसरा फिलोसोफर स्टोन उसे चाहिए होगा, और वो है अभी करंट डीमन लॉर्ड के पेट के अंदर, यानी कि उसे ईव को मारना होगा, लेकिन वो उसे मार ही नहीं सकता क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है। सो अब वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि क्या करे। अब इसके बाद उसकी टीम आती है और उसे थोड़ा डिप्रेशन से मुक्त करती है, और जो एलन थी वो क्योरू को एक प्लान बताती है जिससे वो बिना ईव को सैक्रिफाइस करे बुलेट को हरा सकता है, लेकिन ये काफी बड़ा सैक्रिफाइस होगा। वो बताती है कि आप ईव को मारकर उसका फिलोसोफर स्टोन ले लो और पूरे टाइम को रिवाइंड कर दो दोबारा से, और उस टाइम में चले जाओ जब बुलेट काफी कमजोर था और जाकर पहले उसे ही मार दो।
अब क्योरू कहता है ये प्लान काफी अच्छा है, बट उसके बाद तुम सारे लोग मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे, मुझे दोबारा से वही सारी चीजें करनी पड़ेंगी एंड वो मैं नहीं करना चाहता। अभी जो मेरा तुम्हारे साथ बॉन्ड बना है मैं इसे अब नहीं खोना चाहता। और इसीलिए वो इस प्लान को रिजेक्ट कर देता और बोलता है कि मैं कोई और दूसरा तरीका निकाल ही लूंगा बुलेट को हराने का। अब अगले दिन वो निकलता है डीमन सिटी के लिए और वहां जाकर ईव से कहकर वो कैलेड्रियस को बुलवाता है और फिर वो उससे क्वेश्चन करके पूछता है कि हम इमोर्टल आर्मी को कैसे हरा सकते हैं। और वो बताता है कि तुम उन्हें मार तो नहीं सकते हो बट सील कर सकते हो। और फिर वो उन्हें एक सील साइन दे देती है जिसकी मदद से वो इमोर्टल बींग्स को सील कर पाएंगे। अब क्योरू सोचता है कि अभी उसकी आर्मी काफी बड़ी हो गई होगी, इसलिए हमें सारे के सारे सोल्जर्स को इकट्ठा करना होगा और उनके वेपन्स पर हमें ये सील साइंस बनवाने होंगे ताकि जब वो इमोर्टल आर्मी से लड़े तो वो उन पर हमला करके उन्हें सील कर सके। लेकिन जो बुलेट था वो रुकने वाला नहीं था, वो सारे किंगडम्स पर कब्जा कर रहा था। लेकिन इन्हें काफी ज्यादा मात्रा में वेपन चाहिए थे पूरे आर्मी के लिए, तो उनमें काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, लगभग 1-2 महीने और इन्हें चाहिए थे। एंड इसलिए अब इन्हें टाइम दिलवाने के लिए क्योरू सोचता है कि उसे ही बुलेट को रोकना पड़ेगा क्योंकि बुलेट को सिर्फ वही चाहिए। अगर मैं जाकर उस पर सरेंडर हो जाऊंगा तो वो दूसरी किंगडम्स पर अटैक करना बंद कर देगा और तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा। और इसीलिए फिर वो सरेंडर हो जाता है ताकि वो उसे बिजी रख सके। देन उसके बाद वो उसे एक मैजिक रिस्ट्रिक्ट करने वाला पट्टा वट्टा बनाए थे। किंगडम में भी उन्होंने काफी सारे सील्स बना रखे थे ताकि वो अपना मैजिक यूज न कर पाए। एंड बुलेट के हाथों क्योरू आखिरकार आ ही गया था और यही ये पार्ट खत्म होता है। अब जो रीडो ऑफ हीलर की मांगा है ना वो अभी ऑन गोइंग है और उसके चैप्टर अभी यहीं तक आए हैं और ये इसकी ना फाइनल आर्क ही चल रही है। तो जब इसके सारे चैप्टर्स आ जाएंगे तो उन्हें फिर मैं एक फाइनल पार्ट बनाकर उसमें कवर कर दूंगा और इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बाकी अब कमेंट करके ये बताना कि अगली मांगा मुझे कौन सी कवर करनी चाहिए। अब ये मांगा तो खत्म हुई लेकिन तब तक के लिए तुम ये दोनों मांगा जाकर देखो, काफी मजेदार है। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।